अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नासरीन, NA 249 का इलेक्शन अब मतनाज़े हो गया है और पीपल्स पार्टी और PMLN इस इलेक्शन को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक सीट की वजह से आमने सामने आ चुकी हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला रोक दिया है और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। 4 मई को समाअत होगी और फैसला होगा कि काउंटिंग होगी, पोलिंग होगी। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा इसके ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने है और इनकी लफ्सी जो सियासी जंग है वो जारी है। जो भाई बहन थे अब वो एक दूसरे के सियासी मुखालिफ में सबसे लीड करते दिखाई देते हैं। ऑपोजिशन को ऑपोजिशन ही करती दिखाई देती है। तो क्या ये जो अब एक साथ था पीपल्स पार्टी और PMLN का, अब इसमें दूरियां मजीद बढ़ेंगी? साथ साथ बात करेंगे, वजीर आज़म ने भी ऑफर किया है इस इलेक्शन के तनाजुर में कि NA 249 का इलेक्शन आपने देखा, डस्का का इलेक्शन देखा, इससे पहले 2018 के देखे, 2013 के इलेक्शन देखे। अब इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को ऑफर किया है कि आइए बैठिए, इस्लाहात करिए ताकि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हैं ये मतनाज़े ना हो और इसके ऊपर धांधली का दब्बा जो है वो मिटाया जा सके। क्या ऑपोजिशन जो है वो संजीदा होगी और संजीदा लेगी वजीर आज़म की इस ऑफर को? साथ साथ बात करेंगे कि वजीर आज़म साहब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है जिसकी वजह से वजीर आज़म असेंबलियां तोड़ सकते हैं। ये क्या बात है, क्यों की गई है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, एक्सप्रेस में कॉलम लिखते हैं। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। हमारे साथ हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी सलमान आबिद साहब आपसे, और सबसे पहले बताइएगा कि NA 249 का जो भी रिजल्ट आया उसके ऊपर तो हमने बड़ी बात की, कल भी शो किया, लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने आ गई हैं, ये बहन भाई से आप फिर सियासी मुखालिफ बन गए। ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन करती दिखाई दे रही है ऑपोजिशन से, ये क्या वजह हुई है? देखिए, तो पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख देखें ना, यहाँ जो भी इलेक्शन हारता है वो इलेक्शन के नताइज को खुश दिली से कबूल नहीं करता, और हर जमात जो भी इलेक्शन हारती है वो ये समझती है कि उसको एक साजिश के तहत इस्टेब्लिशमेंट ने मिली भगत से कोई पसे पर्दा खेल की वजह से उसको हराया गया। यही वजह है कि अब आपने देखा कि 249 का नतीजा भी वही नतीजा निकला जो वैसे माजी के नतीजे निकलते हैं। अब ये क्योंकि एक बड़ा क्लोज टाई है, 600 वोटों का कोई फ़र्क है, उसके ऊपर PMLN का ये जो लॉजिक है कि कम से कम वहाँ पे रिकाउंटिंग की जाए, इसको तो मैं जस्टिफाई करता हूँ, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब शवाहिद ये कि इलेक्शन में धांधली हुई है। पहले तो आप ये देखिए ना कि ये इलेक्शन इतना शानदार हुआ है माशाल्लाह कि 15,000 वोट्स लेके कैंडिडेट जीत गया है। यानी एक बहुत बड़ी तादाद को 80% के करीब वोटर जो हैं उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर अपनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जहां मुल्क की 3 या 4 बड़ी जमातें उसके अंदर इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, और सब की सब जमातें वोटरों को मोबिलाइज करने में नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट जीते भी हैं उनकी वोट की तादाद भी 15,000। लेकिन सलमान आबिद साहब वो भी फैक्ट बताते हैं कि इसमें ये एक फैक्टर भी है, कोविड है, अभी ठीक है, कोई भी है बेटा। देखिए ना, ये तो सिंध हुकूमत ने मुतालबा किया था, वफाकी हुकूमत ने कहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ गया था, इलेक्शन हो गया, तो उसके बावजूद वोटरों का मोबिलाइज ना होना एक सवाल तो है। उसमें वो फैक्टर भी है जो आप कह रही हैं, लेकिन उसमें हमें सियासी निज़ाम के अंदर भी कमजोरियां नजर आ रही हैं जो इस वक्त नजर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि PMLN ये कहती है कि उनको धांधली से हराया गया है। मुमकिन है शायद PMLN के पास वो शवाहिद मौजूद होंगे जो जाके वो इलेक्शन कमीशन के पास पेश करेंगे। इसका नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने कॉल किया 4 तारीख को, तो वहां पर बैठ के वो क्या फैसला होता है, रिकाउंटिंग होती है। ये अब आमने सामने आ गए हैं, सियासी मुखालिफ बन गए। वो उसकी वजह ये है कि ये बात देखिए ये बड़ी पहले से है, एक दो जमातें नहीं, एक सीट की वजह से नहीं, ये दोनों जमातें जो है माजी की एक रवायती हरीफ जमातें रही हैं। इनको तो मजबूरी के तहत एक प्लेटफॉर्म पे PDM पे इकट्ठा होना पड़ा। दोनों के तरीक़ाकार, दोनों की सोच, दोनों की फिक्र मुख्तलिफ थी, और ये भी सबको पता था कि कोई ये जमहूरियत को बचाने का जो फोरम नहीं है, ये सब अपने अपने इक़्तिदार को बचाने का फोरम था। तो ये तो सारा फ्रॉड देखना, ये तो पाकिस्तान में साबित हो गया ना। देखिए, ये तो पाकिस्तान में साबित हुआ। पीपल्स पार्टी ने भी कहां पसे पर्दा बैठ के अपने मामला तय किए, PMLN भी अपने मामला को तय करने की कोशिश कर रही थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिस चक्कर में गए थे। अब वो एक छोड़ दें कि वहाँ कोई जमहूरियत, दोनों ने अपने अपने मफाद के लिए उसको प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, PDM को। उसमें से पीपल्स पार्टी ने ज़रा एडिशनल अपने मार्जिन जो है, अपने नंबर्स का जो उसको ज़्यादा बढ़ाया, उन्होंने ज़्यादा पोजीशन बेहतर कर ली, वो आज एक और पोजीशन पे खड़े हैं। PMLN आज एक और पोजीशन पे खड़ी है। अब ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो सर जंग शुरू हुई है जिसका आपने कहा है,
ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिस अंदाज से मरियम नवाज़ ने कल ट्वीट किया है वो जाहिर करता है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने, फिर सईद गनी ने, फिर यहाँ से हसन इकबाल ने, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी ने, तो लग ये तारड़ साहब ने, तो लग ये रहा है कि अब एक लफ्जी जंग जो है ना वो हमें सियासी महाज पे पीपल्स पार्टी और PMLN में मिलेगी। और आज कहा है उन्होंने कि ये सिलेक्टर जो है यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये उन्होंने एक नंबर 2 सिलेक्शन जो है ना उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, यानी इमरान खान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं, आज खाकान अब्बासी ने भी कहा है ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर हमें बढ़ती भी नजर आएगी। जी ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप क्या समझते हैं कि NA 249 की सिर्फ एक सीट का मामला है, पीपल्स पार्टी और PMLN आमने सामने है, वो नजरियाती जो जिसकी वजह से वो 7 PDM पे एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, अब 249 की एक सीट की वजह से एक दूसरे के आमने सामने है, तो क्या ये सिर्फ एक सीट की जंग लगती है आपको, या इसके पीछे आपको लगता है कि पसे पर्दा कुछ और है हकायक है? नहीं, ना एक सीट की जंग है ना पसे पर्दा को हकायक है, दोनों अलग अलग जमाते हैं, उन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है, और जब इलेक्शन लड़ना है तो एक एक सीट पर लड़ना है। अब आप ऑपोजिशन की तो बहुत बात कर रही हैं कि पीपल पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा, आप ये नहीं कह रही कि PTI और MQM दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा है, हालांकि दोनों हुकूमत में हमने ये इत्तेहाद बनते देखा था, PDM का इत्तेहाद देखा था, और बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने PMLN को सपोर्ट किया था, डस्का की इलेक्शन की मिसाल हमारे सामने है। PDM से पीपल्स पार्टी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया हुआ था, इस इलेक्शन से पहले PDM से पीपल पार्टी अलहदा हो गई हुई थी, PDM में का हिस्सा नहीं थी पीपल पार्टी ये 249 के इलेक्शंस के वक्त, और उन्होंने पीपल्स पार्टी से ने अलहदगी इख्तियार कर ली हुई थी, या उन्होंने कर ली या उन्होंने कर ली। आप ही के प्रोग्राम में मैंने आके कहा था कि तलाक हो या खुला हो, दोनों सूरतों में अलग तो हो गए ना, तो वो तो पीपल्स पार्टी और PDM की तो आप बात ना करें, मैं तो बात कर रहा हूँ हुकूमती इत्तेहाद की, जहाँ वजारतें अभी इकट्ठी हैं, जहाँ काबीना में इकट्ठे बैठते हैं, जहाँ काबीना में इकट्ठे बैठते हैं, जो आवाम को दिखाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, जो आपने लाड़काना में भी देखा, जो बहन भाई के नारे होते हैं वो अवाम को क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए होते हैं और वक्ती होते हैं? अगर वो उनके वालिदा की बरसी पे गई हैं और उनकी वालिदा की कब्र पे जाके ताज़ियत की है, फातिहा पढ़ी है, तो क्या उसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर अपनी जमात वो अब बंद करके पीपल पार्टी में जम करते हैं? देखें, वो एक जेस्चर, एक सियासी रवादारी और हमारे माशरती आदाब हैं कि हम एक दूसरे की बुजुर्गों की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो माजी में हुआ है उसको ख़त्म करके तलखियां कम करने के लिए की बात करते हैं, वो बुरा जेस्चर नहीं था। लेकिन जेस्चर की बात नहीं करी, मैं उस जेस्चर की बात करी हूँ जो नजरियाती तौर पर साथ होने का था, जो जमहूरियत के लिए साथ होने पर था। जितना सफर साथ मुमकिन हुआ, जितना सफर साथ मुमकिन हुआ, वो कटा। जिस लम्हे पीपल्स पार्टी ने, जब पीपल्स पार्टी ने बाप के साथ इत्तेहाद कर लिया तो उनका PDM से रास्ता अलग हो गया। जब उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद की मदद से अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लिया, तो उसके बाद वो ऑपोजिशन इत्तेहाद के एक टिकट में 2 मजे तो बिलावल साहब नहीं ले सकते कि वो बाप के साथ भी बैठेंगे और ऑपोजिशन के साथ भी बैठेंगे। देखें, आप यहाँ हुकूमत में होते हैं या ऑपोजिशन में होते हैं, अगर पीपल्स पार्टी को नई सियासत, आपको याद होगा बाप के साथ पीपल्स पार्टी के अलायंस से पहले मरियम नवाज ये कह चुकी थी कि एक और सिलेक्टर्स तैयार किया जा रहा है, क्योंकि नजर आ रहा था ना, वो एक दिन में तो नहीं हो गया था, मतलब को रात सुबह उठे तो बाप से इत्तेहाद तो नहीं हो गया था। सियासत में नजर आने लग जाता है कि कौन किधर जा रहा है। तो वैसे ये भी नजर आया था कि एक टिकट में 2 मजे मुस्लिम लीग नून भी ले रही थी। आपको याद है ना, एक तरफ वोट की बयानी की जंग और दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर साहब जाके मुज़ाकरात कर रहे थे, वो भी एक टिकट में 2 मजे वाली बात थी ना। और शहबाज शरीफ कहते थे कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है। अब सवाल ये है कि एक टिकट में 2 मजे तो मुस्लिम लीग नून भी लेती रही है और अब तक ले रही है। अभी भी आज जो आपने मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपकी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, आपने उस पर कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने कहा है मैं तो अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं आज भी और हमें उसी तरीके से चलना चाहिए। तो कहने का मतलब है वो एक टिकट के मजे अगर पीपल्स पार्टी ने 2 लेने की कोशिश की है तो PMLN ने भी ली है, दोनों ने उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय करने की कोशिश की है। उन्होंने कोई उस, अगर आपने मेरे कॉलम का हवाला दिया ही है
तो उन्होंने उसमें ये तो कहा है कि कोई नून में से शीन नहीं निकलेगी। ये ठीक है आपने कहा, लेकिन ये उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मुफाहमत कहा। वही वो सर, वो मुफाहमत की बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसका मुराद क्या है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का इमरान खान को भी मशवरा आपको भी दिया पता है था ना, कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ की मुफाहमत से क्या मुराद है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके आगे चलो, ये है ना मुफाहमत। लेकिन वो मौकफ वो अपनी पार्टी के अंदर ठीक है, लेकिन वो देखिए ना, वही उसी मुफाहमत के तहत आप मुझे बताएं, मुझे बताइए, क्या पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में लेके मोहम्मद जुबैर को भेजा गया था जनरल बाजवा के पास? आप जो गिला पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं कि बाप से बाप वाली बात, मेरा ख्याल है ये पीडीएम बनने से पहले की, जो पीडीएम बनने से पहले की बात नहीं है सर, ये पीडीएम के दौरान हुआ है सारा कुछ। आप भूल गए हैं जिस वक्त जुबैर साहब की मुलाकात सामने आई, उस वक्त पीडीएम के साथ बात, मुलाकात पहले हुई थी, उसकी खबर बाद में ब्रेक हुई। जब बात बड़ी सादी सी है कि दोनों जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताने बाने बना के अपने, लेकिन सर ये भी तो और उसमें लोगों को कहा, हमें कहा सबको कि ये बयानिए की जंग है, वोट की जंग है, पार्लिमानी पॉलिटिक्स की जंग है। अब उसमें से निकला क्या है? अब देखिए ना, आज क्या मजेदार बात हो रही है। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि पीएमएलएन करप्ट है, पीएमएलएन आज कह रही है कि पीपल्स पार्टी करप्ट है। भाई यही नैरेटिव अगर आपने बिल्ड करना था तो ये 4 दिन पहले जो रोमांस हो रहा था वो क्या था आपका? उसको क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है किसी को करप्ट तो नहीं कह रहे, लेकिन इंतखाबी धांधली का जरूर इशू है इस वक्त। पीपल्स पार्टी ने यही कहा जब शहबाज शरीफ साहब की अभी जमानत जो रिसेंट हुई, उन्होंने कहा कि जमानतें आप खुद ले रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम सिलेक्टर हैं। तो ये बात तो दोनों तरफ से एक दूसरे दोनों तरफ हमाम में दोनों नंगे हैं। ये बात ठीक है, मैं सलमान आबिद साहब से मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी तौर पे पीपल्स पार्टी जो है बाप के साथ जो जाना है, देखिए आपकी बात ठीक है, जो पीपल्स पार्टी ने किया वो भी सवाल, वो भी सवालिया निशान है कि आप एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए। अब जहां तक आपने 249 के इलेक्शंस की बात की है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक है डस्का पे भी री इलेक्शन कराया, आज भी पोलिंग वो नताइज रोक के तो काउंट के लिए एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अपनी एक कारकर्दगी पर जरूर सवालिया निशान है। वो ये है कि वो बर वक्त नताइज नहीं दे सकते। डस्का में भी उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, यहाँ भी 2 गायब हुए, यहाँ भी जो है नताइज 11 घंटे लेट हुए। लेकिन एक अर्बन इलाका है, छोटा सा इलाका है, वोट भी ज्यादा नहीं पड़े, आपको इतनी देर क्यों लगी है? और फिर मैं समझता हूँ कि ये भी साबित हुआ है डस्का में भी और 249 में भी कि जो इलेक्शन का अमला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजम होता है बुनियादी तौर पे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम होता है या दूसरा, तो इंडिपेंडेंट इदारा है, और जो सूबाई हुकूमत है कि वो मुलाजिम है तो वो सूबाई हुकूमत असरअंदाज होती है। सर इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो पहले इस्लाहात की जा चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया जा चुका है और अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से इसीलिए इलेक्शन के दौरान जो इंटरिम सेटअप था वो भी आया था। मजीद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से और वजीर आजम की इंतखाबी इस्लाहात में ऑफर के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे कि NA 249 हो या इससे पहले डस्का का इलेक्शन हो या फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन हो या माजी के इलेक्शन हो, इन पर सवालिया निशान है, हमेशा से मुतनाज़े होते आए हैं। और आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को ऑफ़र किया है कि आएँ इस्लाहात करें अगर आप चाहते हैं कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। और बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन भी नाकाम रहा और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर एटलीस्ट नाकाम ना भी रहा तो कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सलमान आबिद साहब, इलेक्शन कमीशन को तो हमने बाख्तियार बना दी है, तो ये क्या वजह, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकता? जिस वक्त इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात के बाद धरना दिया था तो मुजम्मिल साहब को याद होगा कि एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, एग्जैक्टली 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी। उन 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने एक सिफारिशात मुरतब की थी कि इंतखाबी इस्लाहात इस अंदाज से होंगी ताकि अगले इलेक्शन के अंदर शफाफियत न हो। अच्छा, उसी दौरान एक अदालती कमीशन बना था इंतखाबात के निज़ाम को चैलेंज करने के लिए। उस अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो इमरान खान ने रिपोर्ट की थी उसमें यह तो कह दिया कि इंतखाबात शफाफ थे, लेकिन साथ कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ
बहुत हुई हैं और 42 के करीब उन्होंने नुकात आइडेंटिफाई किए थे इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो इसके ऊपर फोकस करें और आइंदा शफाफियत की तरफ तवज्जो दें। अब आप देखिए, जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट थी वो और जो अदालती कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बावजूद जो 2018 के इंतखाबात में हुआ, जिसके नताइज यहाँ पे बहुत सी सियासी जमातें तस्लीम नहीं करती हैं, वो वहीं पर आया। फिर सेनेट के इलेक्शन हुए, फिर डस्का के इंतखाबात हो गए, फिर कल का भी इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन। अब ये एक इशू तो है कि हमारे यहाँ जो इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पैदा होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रही। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुजम्मिल साहब सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी जो हमें तवक्कुआत है वो उस तरह से पूरी नहीं होती हैं। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने या इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने जो डिजिटल वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से एक ऑफर की हुई है, अब मैं देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि ये आपने इलेक्शन चुराने का तरीका मशीन के जरिए आपने बात यह है कि वो उन्होंने कोई स्टैंप लगाने तो नहीं लगानी ना, पीएमएलएन ने बैठना ही है ना। अगर आपको उन चीजों पर इतराज होगा तो आप कहीं बैठ के उसको चैलेंज करेंगे ना। अभी आप तो बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब देखिए ना, बात यह है कि कैसे होगा, क्या पार्लियामेंट के बगैर ये काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट नहीं करना है ना। अब पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन को बैठना पड़ेगा। जो भी हुकूमती तजावीज़ हैं, जो भी अपोजिशन के पास तजावीज़ हैं, उसको आप जोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप इंतखाबी इस्लाहात कर सकते हैं। वगरना अगर ये इस्लाहात नहीं होती और यहाँ हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक बरकरार रहता है तो 2023 के इलेक्शन में भी फिर यही आवाजें आएंगी कि इलेक्शन फ्रॉड है। जो हारेगा वो कहेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। अब आपने आगे बढ़ना है ना, आपने बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने हैं, आपने मुल्क में 23 के आम इंतखाबात करवाने हैं, तो अब एक राइट टाइम है इलेक्शन कमीशन भी उन चीजों को सामने रखे जो पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात हैं और जो मैंने कहा कि अदालती कमीशन की सिफारिशात हैं। वो दो चीजें, फिर पीएमएलएन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पीपल्स पार्टी का अपना होगा, पीटीआई का अपना होगा। इन तमाम चीजों को यकजा करके ही आप आगे बढ़ सकेंगे ना। तो अब अगर इस वक्त अपोजिशन जमात एक जो ऑफर है उसको कबूल करने से इंकार कर देती है, बैठने के लिए तैयार नहीं होगी, तो ये डेफिसिट रहेगा और फिर ये इलेक्शन इस्लाहात का अमल जो है वो पीछे चला जाएगा। ये हो नहीं सकेगा। तो असूली तौर पे तो दोनों फरीकों को बैठ के मसले का हल तलाश करना चाहिए। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत संजीदा है? अगर हुकूमत संजीदा है, बार बार ऑफर करिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया है, अब ऑपोजिशन संजीदा नहीं लग रही। जिस तरह से पीएमएलएन ये कह रही है कि ये मशीन के जरिए धांधली का तरीक़ेकार निकाल लिया है। एक नुक्ता ये भी आता है कि इस वक्त इस्लाहात अगर की गई तो पीटीआई को क्रेडिट जाएगा, पीएमएलएन ये क्रेडिट हुकूमत को यानी कि पीटीआई को देना नहीं चाहती, इसलिए वो साथ कभी नहीं बैठेगी। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि एक तो आरटीएस का जो तजर्बा है वो कोई इतना जो है, उसके नतीजे में लोग समझते हैं कि जो मैनुअल फॉर्म 45 है वो आरटीएस की निस्बत ज़्यादा बेहतर मुतबादिल है, क्योंकि आरटीएस बैठ जाता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, मशीन का सॉफ्टवेयर, आपको पता है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट हो जाते हैं, तो लिहाजा वो खदशात अपनी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस पे के रिगिंग में एक थर्ड फोर्स का भी बहुत अमल दखल है जो इन सब चीज़ों पर हावी हो जाती है, जो आरटीएस बिठा लेती है, सब कुछ कर लेती है। तो एक तो वो खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि धांधली कौन करता है। आप ये बात समझें कि डस्का का इलेक्शन हो या 249 का इलेक्शन हो, धांधली सिटिंग गवर्नमेंट करती है। और जब तक हम ये इलेक्शन कमीशन सिटिंग गवर्नमेंट को धांधली करने से रोकने के लिए एक्शन नहीं लेगा, मतलब डस्का में भी उन्होंने डीसी और डीपीओ तब्दील करने के बाद आगे कार्रवाई रोक दी, लेकिन आप देखें ना, डीसी और डीपीओ ने तो धांधली नहीं की थी, किसी के कहने पे की थी। अब कराची में भी यही मसला है कि जो स्टाफ था, पोलिंग स्टाफ, वो सईद गनी साहब की वजारत का स्टाफ था एजुकेशन का, और वो कह रहे हैं कि सईद गनी साहब ने वो लोग लगवाए वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ जिनको उन्होंने मैनेज किया हुआ था 20 के करीब पोलिंग स्टेशन को, जिनका फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन इस्लाहात हैं इसका प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक फ्रीक है, एक प्लेइंग पार्टनर है उसके अंदर, उसका किरदार एम्पायर वाला नहीं है। कोई चीज़ जो इलेक्शन कमीशन में तय हो जाए उसकी कानून साजी के लिए तो आप गवर्नमेंट को और अपोजिशन मिलकर कर सकते हैं कि हमारा इत्तफाक हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन इस्लाहात के लिए इजलास बुलाना चाहिए, वहां पर तमाम सियासी जमातों से उनको तजावीज़ लेनी चाहिए, वहां पीटीआई भी अपनी तजावीज़ दे दे, ऑपोजिशन भी दे दे, वो बेटर फोरम है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर ये चाहेंगे कि पीटीआई के वो खुद ये काम कर लें तो वो एक एक्टिव प्लेयर हैं, फरीक हैं, उनसे तो मैच है। नहीं, सवाल ये है मुजफ्फर साहब, ये बताइए कि जब 2014 में
प्राइम मिनिस्टर इमरान नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, उस वक्त नहीं पता था ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन का है? आपने क्यों पार्लिमानी कमेटी बना ली इंतखाबी इस्लाहात के लिए? इसलिए कि उस दौर में तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे बैठ जाते थे, अच्छा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जाती थी, बाहर कंटेनर भी लगा हो तो अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस इमरान वक्त तो खान धरना लगा हुआ था। इस उस वक्त तो हुकूमत धरना चल रहा था, इस सर। धरने के दौरान लेकिन भी इमरान सर, खान अगर साहब आज ने इलेक्शन 2.5 कमीशन साल कर में लेगा, ऑपोजिशन के साथ तो फिर इलेक्शन जिस कमीशन को जिस कहां से हुकूमत बनाया जाएगा? में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी हो, तो भाई जिस ये हुकूमत काम- में ये उस काम हुकूमत से पार्लियामेंट- कौन बात देखिए, करेगा? ये काम जो आपने है- 2.5 साल हुकूमत बगैर ऑपोजिशन के की है, भाई बात तो सुनिए। अब आपकी जान फंसी है तो आपको ऑपोजिशन अच्छा, याद आ चलिए, गई अब है। आप इसका मतलब है आप ये कहते हैं क्योंकि जान फंसी हुई है इसलिए पीएमएल हाँ, साथ अब नहीं नहीं देगी कर तो ठीक है। सकते, अब नहीं, माहौल ही नहीं है। अच्छा माहौल और नहीं एक है। मिनट, अच्छा मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन जो है, चले आप इलेक्शन कमीशन पे आ जाए। इलेक्शन कमीशन को अदालती कमीशन ने जो 42 सिफारिशात दी थी जरा निकाल लें उसको, और उसमें से कोई एक बता दें इलेक्शन कमीशन आज तक क्यों नहीं कर सका? इसलिए कि करनी तो पार्लियामेंट ने है ना। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, जब वहां पार्लियामेंट पे में जो- करनी है तो इसलिए पार्लियामेंट कि को लाना। पार्लियामेंट में इत्तेफाक का कैसे होगा? इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते। नहीं, वो इसीलिए कर आप सकते हैं, ग्राउंड वो तो बात- रियलिटी समझे। अरे ये ground reality इस यही है हुकूमत ना। के साथ कोई नहीं बैठेगा। फिर बैठने के इसका लिए मतलब इस्लाहत election- नहीं होगी, इसका मतलब इस्लाहत नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकती। हाँ, तो जब इस्लाहत नहीं होंगी तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि 2023 में भी यही सियासी जमातें, यही जमहूरियत का रोना, यही इलेक्शन की अगर सिफारिश का रोना, इस्लाहत हो यही भी इल्जाम नहीं- तराशियों का रोना रोते रहेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, लेकिन फर्क सलमान तब आसफ पड़ेगा जैसे जब अंपायर न्यूट्रल हो जाएगा। कौन सा अंपायर? जो इलेक्शन कराता जो इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन हर- कमीशन इलेक्शन कमीशन करवाता है ना। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन की जो न्यूट्रलिटी है उसको किसने मेंटेन करना है? है, इलेक्शन कमीशन ने खुद। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ने खुद करना है तो ये 249 में जो कुछ हुआ है वो क्यों नहीं कर सके? मैं आपसे सवाल उठाता हूं। ये तो उनकी कैपेसिटी का अगर सवाल है। कैपेसिटी नहीं है तो फिर हमने इस तो पूरा मुल्क का capacity इलेक्शन क्यों दे build दिया? करनी है उन्हें। और सर फिर हमने पूरा मुल्क का इलेक्शन क्यों दे दिया उनके हाथ में अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो? जैसी भी है, उन्होंने पिछले इलेक्शन ऐसे ही कराए, इसीलिए सवाल है। तो इसीलिए मैं लेकिन कह रहा हूं- करना उन्होंने ये आप ये सवाल करेंगे capacity build कि अगर करना जुडिशरी हुकूमत इंसाफ का नहीं दे काम है। सकती तो जुडिशरी से इंसाफ का इख्तियार ले देखिए, लिया मैं जाए। ये कह रहा हूं कि- अगर कोई दिफा नहीं कर सकता है तो उससे दिफा का सर, इख्तियार ले देखिए, लिया बात ये है जाए। कि- अगर भी कोई बात है। हुकूमत नहीं कर सकता है तो उससे हुकूमत ले। भाई सवाल ये जिसका है, काम है सवाल उसी ये ने है, करना है। सवाल ये है कि आपके बकौल हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि इलेक्शन कमीशन में ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन कैसे इकट्ठे बैठेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बुलाएगा, इलेक्शन वहाँ ये कमीशन के पास रेगुलेटर है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि ये सारे लोग वहां जाके महाजरा नहीं करेंगे? वो regulator है। भाई, regulator तो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, वो रेगुलेटर है। उसने क्यों लेकिन आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, 4:30 बजे तक उसने सुबह 10 काम में 4:30 किया नहीं। बजे सर, सुबह फौरन 4:30 बजे फंडिंग का 15,000 फैसला वोटों की आया नहीं है, अभी गिनती, कैसे इलेक्शन 15,000 कमीशन वोटों की ये कर गिनती लेगा? सुबह 4:30 बजे नतीजा दे रहा है इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर क्या बात करें आप? नहीं नहीं, उसका अब वो यहाँ वो काउंटिंग होगी, जो है वो बाहर आएगा, इंक्वायरी तो होगी ना उसकी। जैसे डस्का की हुई है, ठीक है। वैसे हुई है। इसी तरह प्रोसेस ठीक होगा। जब गलती होगी उस पर तहकीक होगी, उस पर सजा होगी, फिर ही प्रोसेस ठीक होगा। एक है कोई फरिश्तों ने आके इलेक्शन नहीं कराना है, इलेक्शन इन्होंने नहीं कराना है। एक है इलेक्शन फरिश्ते करवाना, ने जो इलेक्शन कराए थे वो भी कबूल नहीं हुए थे। मैं कह रहा हूं एक है इलेक्शन करवाना, एक है इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के इश्यूज। वो जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी capacity खुद बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ाएंगे, अपनी स्केल बढ़ाएंगे। अच्छा, अब आप मुझे हुकूमत बताएं, अब आप करेगी मुझे ना ये बताएं, काम, आपने कहा opposition का आरटीएस तो नहीं सिस्टम है। के बारे में बात की है। मुझे बताएं दुनिया में जिन जिन मुल्कों के अंदर आरटीएस सिस्टम के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वहां सारे इलेक्शन फ्रॉड होते हैं? नहीं, पर जहां बैठ जाए वहां तो फ्रॉड हो गया नहीं, ना। अब बैठ क्यों जाता है? सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि बैठ जाए, वो चाहे आरटीएस सिस्टम हो और चाहे वो नॉन आरटीएस सिस्टम हो, जिसने फिर धांधली करनी होगी पसे पर्दा कुवतों ने, वो तो हो जाएगी। फिर क्या फर्क पड़ेगा इससे? फिर आप बताएं आरटीएस किसने सर, बताया था? किसने आप बताया? बताएं। मुझे क्या पता जिसने बताया था? आपको पता होना एंड चाहिए। पे रिजल्ट लेट होना शुरू हो गए थे। ये जो अभी जो बाइडेन का इलेक्शन हुआ है उसमें भी एट द एंड पे आपने देखा कुछ स्टेट के रिजल्ट बहुत लेट आए थे। तो ये ऐसा होता है इलेक्शन में। भाई आपने कल देखा नहीं सईद गनी साहब जो है वो कहां बैठ के सारी वोटों की काउंटिंग कर रहे हैं? कल कर रहे थे। ठीक है ना? सर, तो ये- इसलिए मैं ये कह रहा हूं तो वहां जाहिर पे है। इलेक्शन कमीशन अगर आरटीएस में जाएंगे, डिजिटल में जाएंगे, तो ये इन गलतियों की गुंजाइश कम रह जाएगी जो सईद गनी बढ़ साहब बात कर जाएगी। रहे थे। एक राय ये भी है कि बढ़ जाएगी। तो फिर बंद कर दें, फिर इसका मतलब आरटीएस के तहत इलेक्शन नहीं हो सकता आपके ख्याल के मुताबिक? नहीं। जबकि हमारे यहाँ बहुत से मुल्कों के अंदर बड़े कामयाब सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन 500 में सर- नहीं भी चल रहे। कौन से मुल्क अपने में? अपने हालात के मुताबिक है। हमारे भैया, हालात अभी आपके- उसके लिए तैयार नहीं आपके है। हालात के और मुताबिक हमारा तो- एक तजर्बा बहुत बुरा हो गया है। देखिए लिहाजा हमारे पास तो जो नॉन आरटीएस सिस्टम है उसको भी हमने कहा कि इंतखाबात जाली होते हैं। नहीं, वो भी गलत साबित हुआ है ना हमारे पास। वो कौन सा दुरुस्त साबित हो गया? लेकिन वो सर, प्रॉब्लम तो अंपायर चले- का है ना। इसको अंपायर conclude करते हैं। अंपायर भी देखिए ना, वो आप इसको नहीं करने ना, conclude सारी करते चीजें हैं। ठीक करनी इंतखाबी है। इस्लाहात पॉलिटिकल किस तरह पार्टियां मुमकिन बैठने हो के लिए सकती तैयार ही नहीं है। लेकिन इसको कंक्लूड करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से, तो क्या अपोजिशन और हुकूमत संजीदगी के साथ साथ मिल बैठेंगे या नहीं? मुजम्मिल सहरावर्दी साहब का कहना है कि नहीं साथ बैठ सकते, क्योंकि वो इस हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं और उनका माजी का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जबकि सलमान आबिद साहब की राय मुख्तलिफ है। सलमान आबिद साहब, इलेक्शन कमीशन का भी अपना एक, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी एक कैपेसिटी का भी मामला है, जैसे कि बात हुई है, तो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग करना तो हुकूमत का काम है ना, इसमें तो अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, तो वो तो हुकूमत कर सकती है, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अब बात यह है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जो राय हुकूमत की है वो इतनी अच्छी राय तो नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि जब हमारे तमाम इदारे जो भी मुजम्मल कह रहे थे कि अगर सारे डेफिसिट के अंदर चले जाएं, एक दूसरे पे अदम एतमाद कर दें, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन उस पे, अपोजिशन हुकूमत पे, तो फिर आपके यहाँ इस्लाहात का अमल कहाँ होगा? होना तो असूली तौर पर ये तीनों को ही बैठना है ना, इलेक्शन कमीशन को भी बैठना है, अपोजिशन को भी बैठना है और अब हुकूमत को भी बैठना है, और जिसकी जो सिफारिशात है उसके मुताबिक आगे चलना है। अब यहाँ मसला अना का बन गया है, यहाँ मसला ये बन गया कि क्योंकि हुकूमत कर रही है हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, कल कह रहे थे कि वो ये कर रहे हैं तो हम उसका साथ नहीं देंगे। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की प्राइस किसने पे करनी है? प्राइस पे करनी है पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान की जमहूरियत ने, पाकिस्तान के इंतखाबात ने और पाकिस्तान के अवाम ने। इन सियासी जमातों का क्या है? ये आज अपना रोना रोएंगे, अभी कल तक इमरान खान को कुछ कह रहे थे, आज पीपल्स पार्टी के बकौल उनके जी उसने धांधली करके सीट जीत ली है, कल इमरान खान धांधली कर रहे थे। ये जो एक नैरेटिव है हमारा। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे कोई तारीख में इलेक्शन बता दें आप, अगर आपकी कोई हिस्ट्री है, कोई तारीख का इलेक्शन बता दें जो PMLN हारी हो और PMLN के बकौल ये इलेक्शन शफाफ थे, हम बाकी जायज तरीके से आ रहे हैं। उन्होंने तो आज तक किसी नतीजे को नहीं माना। इमरान खान ने 2013 के नतीजे को नहीं माना, पीपल्स पार्टी भी कहती है। सर वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी जब सियासी जमातें इलेक्शन नतीजे को नहीं मानती, यानी जो छठे नंबर पे भी आ रहा होगा वो भी नतीजा नहीं मान रहा। 249 का इलेक्शन PTI हारी है और PTI भी उसको नहीं मान रही। मैं तो कह रहा हूं आपके सामने जो छठे नंबर पे आई है, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने भी बात, अगर वो भी इलेक्शन नतीजे को नहीं मान रहे तो फिर कैसे आप इलेक्शन को आगे लेके चलेंगे? बताऊं मैं, सलमान आबिद साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ट्विस्ट दिया है। छठे नंबर पे वो आई है, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी और उसके पर लोगों के अदम एतमाद पे बात करते हैं। हम पहले दूसरी लड़ाई में पड़े हैं। हमने इलेक्शन इस्लाहात देखें, इलेक्शन इस्लाहात को का जो एकदम याद आया है वो 249 के नताइज के बाद तो नहीं, याद आया। उससे पहले आया। अच्छा नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया ना उसके ऊपर, एक मिनट उससे पहले। अच्छा, बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि मेरा मतलब है कि मैं 249 में जो लोगों ने मेरे साथ किया है, जो डस्का में किया है, जो नौशहरा में किया है, जो वजीराबाद में किया है, मैं ऊपर नीचे मेरी गवर्नमेंट इलेक्शन आ रही है, जो कौमी असम्बली में हुआ है, तो उसके ऊपर बजाय इसके कि बात की जाए, बात यह है कि इलेक्शन अब 3 लाख ई वोटिंग मशीनें अगर वो आज अप्रूव भी हो जाए, आज मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अगर ई वोटिंग की जो मशीनें ये कह रहे हैं, अगर कोई एक मशीन सेलेक्ट हो जाए तो वो 3 लाख के करीब लगनी है, जो अगले 2-2.5 साल में नहीं लग सकती, बन सकती। ये लेट है। या तो इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे, आते ही इलेक्शन इस्लाहात की बात शुरू करते और कहते जी अगला इलेक्शन के लिए मैं इस्लाहात करता हूँ। अब सूरत हाल ये है कि नेड़े आई जंज विनो कुड़ी दे कान, मेरा मतलब है सेनेट इलेक्शन में भी किया ऐसे ही जब इलेक्शन सर पे आ जाता है और जब उन्हें नजर आता है कि जब इलेक्शन हारने का नतीजा सामने आ जाता है, इलेक्शन हारने से पहले ट्विस्ट करने लगते हैं। इलेक्शन हारने से पहले सूरत हाल ये है कि हुकूमत की अपनी पूरी जमात टूट चुकी है, जो हमने यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे भी देखा, तरीन ग्रुप में भी देखा। आप मुझे एक बात बताएं, किस हुकूमत ये कर सकती है कि तफ्तीश पर असर अंदाज होने के लिए एक सेनेटर को लगा दे कि वो तफ्तीश को देखेगा? तफ्तीश तो खुद मुख्तार हो सकती है, हुकूमत का सेनेटर उसकी निगरानी कैसे कर सकता है? बजाय इसके कि इन पर बात की जाए, हम सबको उन्होंने इलेक्शन इस्लाहात नहीं, ये मुझे बताइए आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताइए क्या 2023 का इलेक्शन शफाफ होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके लिए अगर वो होना चाहिए तो अब ये राइट टाइम है, 2.5 साल पड़े हुए यार, बैठ जाएं, बैठ के तय कर लें। वो तय करने के लिए रियासत के इदारों को बैठना पड़ेगा। किसके इलेक्शन कमीशन बैठेगा। देखें, इलेक्शन किसने कराना है? हुकूमत ने तो नहीं कराना, इलेक्शन हुकूमत ने कराना है। सर इस्लाहात कौन करता है? सर इस्लाहात हुकूमत करती है, कर ले, किसकी? कानून बना ले। नहीं देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे एक मिनट, हुकूमत की अक्सरियत है ना, कानून बना ले। तो सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे रोका किसने? अच्छा सब मैं बताता हूँ किसने रोका है। अगर आज पार्लियामेंट से कोई चीज पास हो जाए, आपने कहना सबसे पहले कि तमाम अपोजिशन को बिल्डोज करके किया गया, तो अभी तक किया नहीं, ऑर्डिनेंस जारी कर ले। अभी तक ये हुकूमत कैसे चलाते हैं? आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन के आप कहते हैं कि इलेक्शन की इस्लाहात जो है वो बिल्डोज करके करवाई जाए?
अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के यहाँ गुफ्तगू होगी। तो होनी इलेक्शन चाहिए। कमीशन कर ले, इलेक्शन कमीशन को रोका गवर्नमेंट किसने? इलेक्शन कमीशन को लिखे क्या? कि हम इलेक्शन इस्लाहत पर भाई उनको हमारे तो लिख लोग- के दिया हुआ है, अदालती कमीशन ने, अदालती नहीं, कमीशन ने गवर्नमेंट लिख जो के अभी दिया है। करना चाहती है वो इलेक्शन यार, कमीशन मैं को कह रहा हूं कहे कि जो- आप सारी पार्टीज को बुला के इजलास कर लें। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि- इलेक्शन कमिश्नर इजलास बुला लेंगे तो यार वहां साहब आ जाएंगे। अच्छा, उनको रोका किसने? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। भाई उनके सामने तो अभी गवर्नमेंट ने अपना केस रखा नहीं, ही नहीं गवर्नमेंट है। का केस छोड़ दें, अभी गवर्नमेंट ऑपोजिशन को निकाल दें। क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात फिर की ये समझ हो है? सकता है इलेक्शन कमीशन तो देखें आप ई वोटिंग के लिए शायद अभी तैयार ही तो नहीं। नहीं है तो वो बता दे, ऐलान कर दे कि जी हम नहीं करना उनसे चाहते। किसी ने पूछा है? किसे? तो वो बता तो दे, और बहस हो रही है। Senate पूछा है election किसी के लिए ने? भी सुप्रीम कोई कोर्ट ने उनके कहा पास था गया इलेक्शन है? कमीशन को वो कि भाई, आप- बात आप हमारे है। टॉक शो के नतीजे में कह नहीं, रहे हैं। हमारे टॉक शो के नतीजे में नहीं गवर्नमेंट कहना। उनके पास जाए ना सर, बात गवर्नमेंट ये जाके है- उनसे बात करे। किनसे? इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन गवर्नमेंट तो कमीशन कहती है को- इलेक्शन कमीशन इस्तीफा मैं दे तो दे। यही आपसे कह वो रहा हूं। उनसे बात कैसे कर ले? ओहो, आप तो वो मेरी बात इस्तीफे मांग रही मैं है तो आपसे उनसे। कह रहा हूं कि लेकिन हुकूमत सर- ने दो बातें सुन ले एक मिनट। एक, उन्होंने जो 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की रिफॉर्म्स थी और जो अदालती कमीशन की रिपोर्ट थी वो इलेक्शन कमीशन के पास है ना, उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है नहीं हो सकती? भाई इलेक्शन कमीशन लेकिन- खुद ही तो नहीं करेगा ना। लेकिन- उसको यहाँ अपोजिशन कहेगी या गवर्नमेंट सर, कहेगी कि आप इस पर इलेक्शन कमीशन तो हर इलेक्शन के बाद कहता है मैंने शफाफ इलेक्शन करवाए, पार्लियामेंट फिर आप में भी ही मान ले, मैं होती भी है, मान आप ले। इलेक्शन जैसे कि कमीशन अदालत में तो कहती नहीं है, हमने करना ना। इंसाफ किया, मानते अब नहीं हर है। मामला आप अदालत अगर नहीं इसी कहती तरह हमने से इंसाफ हिदायत किया है। पर तो उसको पाकिस्तान में मना इंसाफ करा हो देंगे। जाए ना उसको इंसाफ माना पाकिस्तान जाता है में ना। शफाफ इलेक्शन इस वक्त एक हॉट इशू है, क्योंकि कोई इलेक्शन का नतीजा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे मौकों इलेक्शन पे कमीशन का है कि वो पार्टियों को इस करें बात पर सर, पाबंद मैं- करे हाँ। कि वो नतीजा कबूल किया करें। कैसे ये करेंगे? क्या टीका लगाएंगे? वो क्या करेंगे? नहीं, उनसे लिखवाए क्या लिखवाएं? कि भाई अगर आप मेरे तहत इलेक्शन करेंगे तो मानेंगे इसको। इसका मतलब है फिर ये मेरी बात लेकिन- है, अगर ये बात मान ले आपकी हाँ। तो फिर तो फिर सारा का सारा PMLN काम मान ले, इलेक्शन कमीशन के पास चला गया PMLN और फिर मान ले। पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ नहीं रहा। हाँ, जिसने उनके तहत इलेक्शन मानना है क्योंकि कराते तो वो हैं, हाँ। तो उनके तहत वो कहे जी कि मैं जो कराऊंगा मैं तो फिर ऐसा करें ना, फिर ऐसा करें कल 249 का इलेक्शन भी पीएमएल मान लेना, इलेक्शन कमीशन ने करवाया। तो वो इलेक्शन कमीशन के पास ही गए हुए हैं। क्या? वो कौन सा सड़कों पे नहीं वो तो कह रहे हैं धांधली की है इलेक्शन कमीशन ने मिलके। नहीं, और उन्होंने उसके दरखास्त बाद इलेक्शन PTI ने कमीशन भी को ही कहा। दी है ना रिकाउंटिंग की। सर वो रिकाउंटिंग के अलावा वो कह रहे हैं कि सईद वो गनी कह रहे साहब हैं लोकल इंतखाबी अमले के प्रिजाइडिंग साथ लेके, ऑफिसर। वो अब बात लोकल ये है- प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका है? लोकल लेकिन- प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सिंध गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन की हिदायत के साथ ही चलता है ना। वो एक दिन के लिए हाँ, वहां तो वो आता है। आता तो अब- नहीं अब करना। इलेक्शन कमीशन ये उसके इस्लाहात- किरदार का जायजा इस्लाहात ले लेगा। के साथ साथ वो तो पॉलिटिकल मुस्तार आया हुआ इंजीनियरिंग का था। भी मामला है सर। इस्लाहात के साथ साथ वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है जो होती है। आपने भी देखा है कि माजी में भी खान साहब जैसे कि ने वज़ीर आज़म electables कह को रहे हैं ले मैंने गलत टिकटें दे दी जी इलेक्टेबल्स को ले लिया मैंने और गलत इसी तरह टिकटें से दी हैं गलत सारी टिकट्स दे दी और उनका इशारा तरीन ग्रुप की तरफ था ना। सब वो ठीक है, वो टिकटें तो उन्होंने भी दी थी गलत। आपको याद होगा पीएमएलएन में नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैंने जिन लोगों को टिकटें दी थी बाद में जाके मुशर्रफ लीग में शामिल हो गए थे सारे के सारे। ये तो हर पार्टी को इतराज होता है, मुसीबत में जब पड़ते हैं तो कहते हैं हमने टिकटें गलत बांटी थी। तो मुसीबत आ गई। लेकिन आप साहब के बकौल से मुसीबत आ लेकिन गई। जाहिर मुसीबत आई है है, हम मुसीबत अब पार्लियामेंट पीछे के चली है, करने इसमें का क्या है और मसला है? हमारे एक शो में तो मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि वजीर आजम किस मुश्किल में है, किससे ब्लैकमेल हो रहे हैं। सलमान आबिद साहब आप पहले कमेंट कर दीजिए। देखिए उनके सामने जो इमीडिएट ब्लैकमेलिंग थी ना वो तो अभी जहांगीर तरीन ग्रुप ने 35-40 लोगों के साथ दिखाई है और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपने हमारी बातें ना सुनी तो हम मुतबादल रास्ता इख्तियार कर देंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी के रिकॉर्ड का हिस्सा वो सब देख लें। जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर की और उनकी मुलाकात हुई है उसमें क्या तय हुआ है क्या तय नहीं हुआ इससे हटके अब इस वक्त आप देखें वो जो 35-40 लोग हैं अब आपको टीवी पे कमेंट्री करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। या तो उनका मसला हल हो गया है या उनको इमरान खान साहब ने कुछ इस तरह से कह दिया है कि अब वो अगली बात करने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने ये जो बात की है कि अगर उनके लोग ये समझते हैं यानी जहांगीर तरीन ग्रुप कि हमारी वजह से मेरी वजह से मेरे ग्रुप की वजह से मरकज की और पंजाब की हुकूमत बैठी हुई है और अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है कर ले। मैं राइट मुजम्मिल साहब क्या यही वजह है सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप एक की वजह वजह ये से भी है। ब्लैकमेल हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ सकते हैं, क्या ऐसा है? ये कोई और भी वजह? फिक्रा तो ये है कि अगर हमें काम ना करने दिया गया एग्जैक्टली और मतलब कौन काम करने से रोक रहा है? मतलब अगर तो तरीन ग्रुप ने काम करने से रोका हुआ है तो मेरी अकल और समझ से बालातर है कि उन्होंने कैसे वजीर आजम और उनकी टीम को काम करने से रोका हुआ है। देखिए अब सलमान आबिद साहब ने तो अपना नैरेटिव बिल्ड कर दिया सारा, लेकिन सवाल यह है कि जिस फिक्रे पे आप ये सारी गुफ्तगू कर रही हैं वो ये है कि अगर हमें काम करने ना दिया गया, काम से रोका गया। अब मेरी समझ से बालातर है कि तरीन ग्रुप राजा रियाज ने काम करने से कैसे रोका हुआ है, नजीर किसने रोका चौहान हुआ ने है? काम करने से कैसे किसने
को- रोका हुआ है? किसने- अच्छा, यही- यही ये- तो ये वजाहत बड़ा तलब million बात dollar है। सवाल। आप अपना ये तज़किया body करें ना, term- आप अपना तज़किया करें ना, हमारी देखिए, मुझे रहनुमाई तो नहीं फरमाएं। समझ आया कि खुद मुख्तार वजीर आजम को किसने काम करने से रोका हुआ है। कोई जिन्नाती ताकतें होंगी जिन्होंने रोका होगा, कोई, मेरा मतलब है कि फिर वो अब वजीर आजम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म अब वजीर होता तो आजम ये देखे ना समझ जी, में आ 2.5 सकती साल थी। बाद ये कहते हैं कि मुझसे फैसले गलत हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ उसको वजीर ना बनाता तो क्या था, ये सभी उसको कहते बना हैं, ये देता सभी तो। कहते हैं, ये अच्छा, सभी मेरी कहते हैं। बात सुने ना, तो अब मुझे नहीं पता इस वक्त वजीर आजम को किसने काम करने से रोका हुआ है। और नहीं, क्योंकि ये असेंबलियां तोड़ गवर्नमेंट तो सकते हैं। वन पेज क्या की बहुत वज़ीर आज़म बड़ी इस कदर दावेदार pressurized है। इस गवर्नमेंट के दौर में सिविल मिलिट्री रिलेशन आइडियल है। इसका नैरेटिव ही ये है कि हम ही वो गवर्नमेंट है जो वन सर, पेज पर असेंबलियां है, तोड़ लिहाजा सकते वो हैं। तो नहीं रोक इमरान खान सकते, से असेंबलियां वो तोड़ने तो नहीं की रोक बात क्यों कर रहे सकते। हैं? सर क्लोजिंग करनी है, असेंबलियां तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं असेंबलियां तोड़ने की अच्छा, बात? वैसे मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब जब वजीर आज़म बने थे ना, तो उसके बाद जो उनका पहला ही इंटरेक्शन था, शायद दूसरा, जिसमें शायद सलमान आबिद साहब भी थे, जिससे खबर आई थी कि मैं मिड टर्म इंतखाबात भी करवा सकता हूं। तो एक आदमी को वजीर आज़म बने 15 दिन हुए थे और वो दोबारा इंतखाब कराने का सोच रहा था। तो कहीं बैक ऑफ माइंड में इमरान खान साहब के ना दोबारा इंतखाब है कि 2018 वाला ठीक नहीं हुआ और मुझे दोबारा ये इंतखाब गाहे कराना बगाहे। चाहिए। ये जो है ना, ये तो अब इन्होंने बड़ी शानदार बात की है कि 2018 वाला ठीक नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं सोचा कि 2018 ठीक नहीं हुआ, लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन किसी भी वक्त दोबारा कराया जा सकता है। बड़ा तो 2018 का एक ठीक वजीर आजम जो 15 दिन बाद ये बात कर रहा था कि मैं दोबारा इंतखाब कराना चाहता हूँ, तो उसके दिल में था कि 18 वाला ठीक नहीं लेकिन सर हुआ, ब्लैकमेल मुझे कौन दोबारा कर रहा कराना है चाहिए। और काम कौन करने नहीं दे रहा है? हमारा सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या असेंबलियां तोड़ने अब के आलिया बारे में बहुत सोच सादा रहे है, हैं? वो बार बार हमसे ये सवाल करती हैं, लेकिन हम इनके ट्रैप में नहीं आएंगे। मैं और सलमान आबिद जी, मेरे ठीक ख्याल है। में समझने वाले समझ गए होंगे। मुज़म्मिल सौर वर्दी साहब आपके तज्ज़िये का शुक्रिया और सलमान आबिद साहब आपके भी तज्ज़िये का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।